नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 27 फरवरी 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक कई सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके स्टेप वाइज में सारे को पढ़ेंगे। एक चीज़ और मैं बता 71 बीपीएससी जिन्हें देना है कृपया करके अच्छे से पढ़िएगा। मैं जल्द ही डिटेल आपको गाइडेंस वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। 71 बीपीएससी जो है ये सितंबर में होने का पूरा चांस है और 69 बीपीएससी में कई सारे सीटें ऐड नहीं हो पाई थी, तो एटलीस्ट 500 से 600 तो वही सीटें बाकी हैं जो पिछली बार ऐड होना था, तो 70 में ऐड होना था तो वो सारे के सारे 71 के लिए हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि 200 सीट आएगा या 800 आएगा, एग्ज़ाम तो आपको देना ही है। तो सही रहेगा कि अभी से आप तैयारी करें, बेसिक से पढ़ें और अच्छे से तैयार करें हर चीज़ को। बुक लिस्ट वगैरह भी मैं बता दूंगा, सिलेबस भी बता दूंगा, गाइडेंस भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अपनी तरफ से आप इतना तो कर ही सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज एक टारगेट बना करके पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन की अगर हम लोग बात करें तो अमित शाह जी कल कहाँ पर थे, तो ईसा फाउंडेशन जो है वहाँ पर शिवरात्रि का सेलिब्रेशन होता है कोयम्बटूर में, तो वहीं पर थे अमित शाह जी। वहाँ पर उन्होंने एक लाइन बोला है जिसका मतलब हम लोग समझेंगे, इन डिलिमिटेशन नो लॉसेज फॉर साउथ, नो लॉस फॉर साउथ फेयर शेयर। उन्होंने बोला है कि परिसीमन के दौरान, परिसीमन आयोग का गठन होगा अब, परिसीमन के दौरान दक्षिण भारत के एरिया को कोई नुकसान नहीं होगा, उनको वास्तविक रूप से जितना उनका शेयर है उतना ही मिलेगा, वो कम नहीं होगा। क्या मतलब है इसका, क्या है परिसीमन का अर्थ, क्या है ये मुद्दा, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे आज। उसके अलावा और कौन सा टॉपिक है, तो कल मैंने आपको समझाया था कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत शुरू हुई। उसी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर थोड़ा सा इशू बन रहा है, जैसे यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स है, ये एक इशू बन रहा है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। कार्बन टैक्स क्या है इसको भी हम लोग समझेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने टाइम यूटिलाइजेशन करके एक रिपोर्ट जारी किया है, उसको हम लोग देखेंगे डिटेल में, समझेंगे कि महिलाओं की स्थिति के बारे में उसमें क्या कहा गया है और भी कई सारे इशूज़ पर बातचीत की गई है। मैं आपको अगर बताऊं 70 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में इस प्रकार की रिपोर्ट जो गवर्नमेंट जारी करती है वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे वर्ल्ड के बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके अलावा यूएन हो गया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और आईएमएफ हो गए, ये जो बड़े संगठन हैं ना, इनके कुछ रिपोर्ट वगैरह अगर जारी होते हैं तो वो भी आपने देखा होगा बीपीएससी मेंस में शॉर्ट आंसर में वो इंक्लूड करके पूछते हैं। जैसे एक बार उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट पूछा था, पिछली बार उन्होंने आईएलओ का पूछा था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका एक रिपोर्ट से सवाल पूछा था, ग्लोबल वेज रिपोर्ट से आपने देखा होगा पिछली बार सवाल पूछा था उन्होंने। तो इस तरह के रिपोर्ट जो है गुरु, उसको अच्छे से तैयार करके जाना, जिनका मेंस है या जो 71 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या, समय उपभोग सर्वेक्षण इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समय उपभोग सर्वेक्षण, TUS कहा जाता है, टाइम यूटिलाइजेशन सर्वे कहा जाता है। किसने जारी किया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI जो है मंत्रालय है, सांख्यिकी मंत्रालय जो है उसने जारी किया है इसको, जिसमें इस बात पर महत्वपूर्ण रुझान प्रकाश डाला गया है कि कैसे भारतीय रोजगार, देखभाल और अवकाश सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए अपना अपना समय आवंटित करते हैं। इस रिपोर्ट में किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले तो रटने वाली चीज़ ख़त्म करनी है। ये नहीं होना चाहिए बैठ के रट रहे हैं कि TSU, ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल है भारत के लोग, उनका जो 24 घंटा है उसमें से कितना घंटा रोजगार पर, कितना घंटा देखभाल पर और अवकाश के समय में किस प्रकार के कामों व्यतीत करते हैं, इस चीज़ को लेकर ये रिपोर्ट जारी किया गया है। ये देश जो है ये घर है, घर के लोग अपना अपना समय कहाँ पर देते हैं, इसी चीज़ को लेकर जो भारत सरकार है उसने इस रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें इस बात महत्वपूर्ण रुझान प्रकाश डाला कैसे भारतीय लोग अपना समय आवंटित करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, जिसको क्या कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जनवरी-दिसंबर 2019
के दौरान पहला अखिल भारतीय समय उपभोग सर्वेक्षण आयोजित किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो रिपोर्ट है मोदी जी की गवर्नमेंट आने के समय से ही शुरू हो गया था। नहीं, ये पहला कब जारी हुआ? दिसंबर जनवरी 2019 में जारी हुआ था। दिसंबर जनवरी 2024 के दौरान आयोजित वर्तमान TSU दूसरा अखिल भारतीय सर्वेक्षण है। क्या ये वार्षिक रूप से जारी होता है? नहीं, इससे पहले 2019 में जारी हुआ था। लगभग 5 वर्षों के पश्चात इसको जारी किया गया है। रिपोर्ट से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि रोजगार संबंधी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है, जो अवैतनिक घरेलू कार्यों से वैतनिक नौकरी की ओर क्रमिक बदलाव का संकेत है। इसमें यह कहा गया है कि पहले महिलाएं अवैतनिक कार्य यानी कि घर के कार्य के लिए उनको वेतन नहीं मिलता है, तो उसकी तरफ से अवैतनिक कार्य की तरफ से वैतनिक कार्य जिसमें वेतन मिलता है उसकी तरफ उनका रुझान बढ़ा है और उधर उनका समय ज़्यादा खर्च होता है। इसमें यही कहा गया। यह जो परिवर्तन है श्रम बाजार की गतिशीलता महत्वपूर्ण विकास है, जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करता है कि महिलाएं जो है वो अवैतनिक कार्य की तरफ से वैतनिक कार्य यानी कि महिलाओं में रोजगार वगैरह की क्षमता भी बढ़ रही है और इच्छा भी बढ़ रही है और उसका आंकड़ा भी दिख रहा है। कार्यबल भागीदारी में वृद्धि हुई है। रोजगार संबंधी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी 2019 वाले रिपोर्ट में 21.8% थी, 2024 में लगभग में 25% हो गया है, यानी कि 25% हो गया है। पुरुषों के लिए आंकड़ा 70.9% बढ़कर 75% हो गया है। रोजगार संबंधी गतिविधियों में 21% थी भागीदारी महिलाओं की, तो 25% हो गई है और पुरुषों का 70.9% था तो 75% में हो गया है। यह आंकड़ा महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भूमिका को दर्शाता है। हालांकि श्रम भागीदारी में लिंग अंतर अभी भी काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं कहाँ 25% है और कहाँ लगभग में 75% है। 3 गुने से ज़्यादा का अंतर दिख रहा है आपको, तो ये अभी भी बना हुआ है, यानी कि जेंडर गैप अभी भी रोजगार में एम्प्लॉयमेंट में बना हुआ है। अवैतनिक घरेलू काम पर खर्च किए जाने वाले समय में कमी आई है। 2024 में महिलाएं प्रतिदिन अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर 305 मिनट खर्च करेंगी, जबकि 2019 में 315 मिनट था, जो कि सशुल्क काम की ओर संक्रमण का संकेत है। अब जो है अवैतनिक कार्य की तरफ महिलाएं कम समय देती हैं, उसकी तुलना में रोजगार और वेतन वाले कार्यों की तरफ में अधिक समय रहता है। पुरुष सदस्यों ने ऐसे कार्यों पर काफ़ी कम समय बिताया है, औसतन प्रतिदिन 88 मिनट बिताया है। देखभाल महिलाओं की भूमिका 15 से 59 वर्ष की आयु की 41% महिलाओं ने देखभाल संबंधी गतिविधियों में भाग लिया है, जबकि इसी आयु वर्ग के केवल 21.4% पुरुषों ने इसे भाग लिया है। देखभाल मतलब केयर करने वाले जो काम होते हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी अभी भी ज़्यादा है। महिलाएं प्रतिदिन देखभाल में 137 मिनट व्यतीत करती हैं, पुरुषों द्वारा व्यक्त किए जाने वाले 75 मिनट से लगभग दोगुना है। यह आंकड़ा महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि के बावजूद उन पर अवैतनिक देखभाल की बोझ को उजागर करता है कि महिलाओं को रोजगार के साथ साथ क्या करना पड़ रहा है। एक तरफ आप देखेंगे तो उनको रोजगार का जो आवर है वो बढ़ा है, वहीं उन पर आप देखेंगे जो घर की केयर करने का काम है वो भी उन पर है ही है, उन पर भी ये चीज़ है ही, अभी ये चीज़ कम नहीं हुआ है। वहीं पुरुष जो है इनका रोज़गार में तो आवर ज़्यादा है, लेकिन देखभाल वाले काम में इनका आवर जो है समय का खपत जो है वो कम है। ये कोई रिपोर्ट बताने की चीज़ है, ये तो आपको अपने घर में भी दिखता होगा। अगर आपकी माताश्री जॉब करती होंगी तो उनको जॉब के साथ घर के काम भी करने पड़ते होंगे, पिताश्री जॉब करते होंगे तो केवल जॉब करते हैं। लेकिन ये सिस्टम कोई इतना ज़्यादा आलोचनात्मक भी नहीं होता है, ख़राब भी नहीं होता है। समाज फिर कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा भाई, अगर घर के लोग घर के काम को, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है बोझ, अगर ये वाकई बोझ ही रहेगा तो फिर घर का काम कौन करेगा बताइए मुझे। तो ये तो करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं खराब। बदलती कार्य गतिशीलता के निहितार्थ क्या हैं? आर्थिक प्रभाव महिलाओं को अवैतनिक घरेलू कार्यों से वेतन वाली नौकरियों के स्थानांतरण से आर्थिक लाभ होते हैं, जिनमें शामिल हैं उच्च पारिवारिक आय, महिला सदस्यों का अतिरिक्त आय परिवार की खुशहाली में योगदान देती है, इसमें ऐसा कहा गया है। उत्पादकता में वृद्धि होती है, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि, कार्यबल में अधिक महिलाओं की उपस्थिति आर्थिक विकास को गति दे सकती है। श्रम का औपचारीकरण हो सकता है, मतलब कि बिना वेतन के नौकरियों की जगह पर महिलाओं को ऐसे काम मिलेंगे जिनमें उनको कुछ आमदनी भी हो सकती है। सामाजिक सुरक्षा और वृद्धि का भी लाभ होगा। सोशल सिक्योरिटी का तात्पर्य क्या होता है? इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, बीमा हो गया,
पेंशन हो गया, ये सब चीज़ सोशल सिक्योरिटीज़ में आती हैं। ये अगर कोई जॉब आप लेते हैं सरकारी या प्राइवेट अच्छे, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। सामाजिक और नीतिगत निहितार्थ क्या है? प्रगति के बावजूद कार्यबल में भागीदारी में लैंगिक असमानताएं बनी हुई हैं। जेंडर गैप अभी भी बना हुआ है पुरुष और महिलाओं के बीच में। कौशल विकास कार्यक्रम महिलाओं को बेहतर वेतन वाली नौकरी में बदलाव लाने में सहायता करना है। लचीली कार्य नीतियाँ व्यावसायिक और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने के लिए दूरस्थ कार्य व अंशकालिक विकल्प का शामिल करना पड़ेगा। सरकारी सहायता महिला कार्यबल भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मातृत्व लाभ, किफ़ायती बाल देखभाल, वित्तीय प्रोत्साहन जैसी नीतियों को अपनाना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई महिला है तो उनको आपको कुछ विशेष सेवाएं भी देनी पड़ेंगी, सुविधाएं देनी पड़ेंगी, तभी जाके महिला कार्यबल भी और ज़्यादा बढ़ सकता है। अवकाश और सांस्कृतिक गतिविधियों पर कितना समय खर्च किया? तो अवकाश में भी जेंडर गैप दिखेगा आपको। पुरुषों को ज़्यादा समय व्यतीत किया है इनमें, महिलाओं ने 164 मिनट ही व्यतीत किया है, पुरुषों ने ज़्यादा समय व्यतीत किया है। यहाँ पर भी लैंगिक भेदभाव आपको दिखेगा। शिक्षा व स्वास्थ्य देखभाल जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के 89.3% बच्चे शिक्षण गतिविधि में भाग लेते हैं, जो प्रतिदिन 413 मिनट पढ़ाई पर खर्च करते हैं। सभी आयु समूह में स्वास्थ्य देखभाल और रखरखाव प्रतिदिन 708 मिनट खर्च किए गए हैं। भविष्य का दृष्टिकोण और अनुशंसाएं क्या हैं? कौशल प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना, अधिक रोजगार अवसर सृजित करना, सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाना पड़ेगा। कार्यस्थल समावेशी पहल हमें चलाना पड़ेगा, जिससे क्या हो, कार्यस्थल अगर सुरक्षित नहीं होगा तो महिला एम्प्लॉयमेंट रखना, महिला एम्प्लॉयमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है, इस दक्षिण भारत और परिसीमन का विवाद क्या है, इसको ज़रा हम लोग समझें। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिएगा। परिसीमन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है। प्रावधान जो है कि हर एक इलेक्शन के पश्चात, हर एक इलेक्शन नहीं, इलेक्शन से गलत शब्द हो गया, हर एक सेंसस के पश्चात, जनगणना के पश्चात देश का परिसीमन किया जाएगा और लोकसभा और जो राज्यसभा के सीटें हैं उनका पुनः आवंटन किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई घटाई जाती हैं। अब इसमें दिक्कत ये आया कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने परिवार नियोजन बहुत अच्छे तरीके से किया है। उन्होंने एजुकेशन को काफ़ी अच्छा बढ़ाया है, इकोनॉमी भी उनकी अच्छी हुई है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है, एजुकेटेड लोग, महिला एम्पावरमेंट भी अच्छा किया है उन्होंने। तो उनकी पॉपुलेशन जो है जितना बढ़ना चाहिए था उसकी तुलना में कम बढ़ा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जो राज्य हैं, जो डेवलपमेंट के पैरामीटर पीछे रहे हैं, जनसंख्या भी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ हो जाएगी, बिहार की 15 से 17 करोड़ के आसपास हो जाएगी। उन्होंने जनसंख्या पर भी उचित कंट्रोल हासिल नहीं किया। बिहार में एवरेज जनसंख्या का बढ़ने का दर जो है वो 10-11% का है, जो अभी भी ज़्यादा है, जो कि लोएस्ट मैंने बताया है। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि जिन राज्यों ने जनसंख्या कम करने पर ध्यान नहीं दिया, महिला एम्पावरमेंट नहीं किए, एजुकेशन पर अच्छा ध्यान नहीं दिया, उनके यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर हम डिलिमिटेशन करते हैं, परिसीमन करते हैं, जिसमें हम जनसंख्या का आधार केवल रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, जिन राज्यों ने अच्छा ग्रोथ किया उनको तो कम सीटें मिलेंगी फिर, और जिनके यहाँ पर पॉपुलेशन भरे पड़े हैं उनको तो अधिक सीटें मिल जाएंगी। ये तो भाई अन्याय हो गया। यानी कि जिसने ग्रोथ किया, जिसने अच्छा काम किया, उसको आप सज़ा दे रहे हो, और जिसके यहाँ पर पॉपुलेशन खूब बढ़ गया उसको आप बेनिफिट पहुँचा रहे हो, क्योंकि उसके यहाँ से अधिक लोग चुनकर जाएंगे संसद में। आज भी यूपी से 80 लोग जाते हैं चुनकर संसद भवन में। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इसी को लेकर दक्षिण के राज्य जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहते हैं कि इससे हमारा नुकसान होगा। तो कल अमित शाह जी ने ये चीज़ क्लियर किया है कि अगर परिसीमन का काम होता है, जो कि 25 के बाद होगा, इस साल के बाद होगा, इलेक्शन सेंसस भी होगा और परिसीमन का काम भी होगा, तो इसमें ये कहा गया है कि परिसीमन का काम अगर होगा तो उससे दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। दरअसल में 1975 के पश्चात से, 1976 के पश्चात, 76 के पश्चात से भारत में संसद की सीटों को, लोकसभा राज्यसभा की सीटों को बढ़ाया ही नहीं गया है, उसको स्थिर करके रख दिया है 2026 तक के लिए। 2026 जल्द ही आने वाला है, इसीलिए इस तरह की चिंताएँ और न्यूज़ आप देखते होंगे। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ है, दक्षिण के राज्य चिंताग्रस्त हैं। उनका ये मानना है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो हो सकता है परिसीमन में नुकसान हो जाए। परिसीमन क्या है? परिसीमन का अर्थ है किसी देश में जनसंख्या में परिवर्तन को दर्शाने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या परिसीमाएं तय करने का कार्य या प्रक्रिया करना। यानी कि अगर जनसंख्या बढ़ा है तो वहाँ पर लोकसभा क्षेत्र और अधिक हो सकते हैं, अगर कम हुआ है तो हो सकता है कम कर दिया जाए लोकसभा क्षेत्रों को। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में अधिनियमित किया गया था। एक बार अधिनियम लागू
हो जाने पर केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करेगी। परिसीमन आयोग 52, 62, 72, 2002 का अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग 4 बार स्थापित किए गए हैं, 52, 63, 73 और 2002 में। पहला परिसीमन राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की सहायता से 50-51 में किया गया था। परिसीमन आयोग सबसे पावरफुल आयोग होती है। ये अगर कोई रिकमेंडेशन दे तो उसको संसद, सुप्रीम कोर्ट कोई भी उसमें चेंज नहीं कर सकता। वो रिकमेंडेशन जो होता है वो अंतिम हो जाता है। इतिहास क्या है? लोकसभा की राज्यवार संरचना में परिवर्तन करने वाली अंतिम परिसीमन प्रक्रिया 1976 में पूरी हुई थी और 1976 से जो सीटें हैं लोकसभा में वही सीटें हैं अभी तक, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। 2001 के बाद परिसीमन को निलंबित कर दिया गया और इसको 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया गया कि परिसीमन अब नहीं होगा, 2026 के पश्चात ही होगा, क्योंकि विवाद उत्पन्न हो रहा था। फिर से वही विवाद उत्पन्न हो रहा है। इसी को लेकर अमित शाह जी ने बयान दिया है। जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना। आपको नहीं लगता है कि लोकसभा क्षेत्र में अब जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा होगी, अतिशय हो गई है? या जनसंख्या का कई जगहों पर क्या हो गया है, तो पलायन भी हो गया है। भौगोलिक क्षेत्रों का निष्पक्ष विभाजन ताकि चुनाव में एक राजनीतिक दल को अन्य पर लाभ ना हो। एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करना। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 82 के अंतर्गत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करती है। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यह संविधान में प्रावधान बनाया गया। अब जरा समझते हैं परिसीमन आयोग दरअसल में है क्या। ये बहुत ही पावरफुल आयोग है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके रिकमेंडेशन को संसद के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी चेंज नहीं किया जा सकता है। इतना पावरफुल ये कमीशन होता है और ये संवैधानिक आयोग है। संविधान में भी इसकी चर्चा की गई है। आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है। किसके सहयोग से? निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है। और चूंकि हेडलाइन में है तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। संगठन में कौन कौन शामिल होते हैं? तो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त, जिस राज्य का या जिस एरिया का हमें परिसीमन करना है उसके चुनाव आयुक्त भी शामिल होते हैं इसमें। कार्य क्या है इसका? सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग बराबर करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण करना। बस इसी को लेकर पेंच फंसा हुआ है कि अगर आप निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को बराबर करने जाएंगे तो हो सकता है यूपी के किसी जिले में आपको 10 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गया, 8 से 9 लाख आपको लोग मिल जाएं। वहीं पर तमिलनाडु के हो सकता है 3 जिलों को मिलाकर के इतनी आबादी मिले, तो यहाँ पर 3 जिलों को मिलाकर के 1 सीट हो गया और यहाँ पर 1 जिले पर 1 सीट हो गया। तो यही वो चीज़ है जिसको लेकर कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। प्लीज़ कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिएगा, रटिएगा मत चीज़ों को, फील कीजिए कि क्या दिक्कत आ रही है भारत में। और इस प्रकार की दिक्कतें ना जब बड़े बड़े देश होते उनके इतिहास में आते ही हैं, इसका समाधान किया जाता है ना। देखिए अगला क्या है। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना जहां उनकी आबादी अपेक्षाकृत अधिक है। अब देखिए इस दौरान SC ST की आबादी भी तो बढ़ी है। क्या उन आबादी के अनुसार उनको अपना प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है? क्या उनकी संख्या नहीं बढ़नी चाहिए सीटों की? इस चीज को लेकर भी परिसीमन आयोग ही काम करेगा। आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद होने की स्थिति में बहुमत की राय मान्य होती है। बहुमत के हिसाब से फैसला लिया जाता है। भारत परिसीमन आयोग उच्च शक्तिशाली निकाय है जिसके आदेश कानून की ताकत रखते हैं। किसी भी अदालत के समक्ष उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके डिसीजन को रिव्यू नहीं कर सकती है या किसी भी अदालत में इस पर फैसला नहीं उठाया। एक कानून बन जाता है अगर वो कोई चीज़ रिकमेंडेशन देता है तो। परिसीमन दक्षिण राज्यों के लिए किस प्रकार की अनुचित है? तो वही जो मैंने आपको समझाया कि उन्होंने गरीबी के प्रदर्शन में और जनसंख्या में काफ़ी अच्छा काम किया, परिवार नियोजन में काफ़ी अच्छा काम किया है। इसलिए दक्षिण भारत की आबादी तुलनात्मक रूप से उतनी नहीं बढ़ी है जितनी यूपी की और बिहार की और उत्तर भारत के राज्यों की, बंगाल की और इन राज्यों की आबादी बढ़ी है। हालांकि महाराष्ट्र की आबादी काफ़ी ज़्यादा भी है। इस आर्थिक बदलाव का क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इससे दक्षिण राज्यों वृद्धि और विकास को बढ़ावा मदद मिला है। केवल 3 राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का संयुक्त सकल GDP पूर्व के 13 राज्यों से अधिक है। पूर्व के जो 13 राज्य हैं उनको आप मिला दीजिए और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु को मिला दीजिए, इनकी GSDP जो है वो अत्यधिक है। ओके। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। एजुकेशन में आपको पता ही है कि उनकी लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा है। वहीं पर यूपी और बिहार जो हैं ये देश के सबसे कम लिटरेसी रेट वाले राज्यों में आते हैं जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। उदाहरण के लिए 2011 में उत्तर प्रदेश की केवल 5% जनसंख्या स्नातक थी, जबकि तमिलनाडु में लगभग 8% जनसंख्या स्नातक थी। स्नातक ग्रेजुएट की हम बात कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान दिसंबर 2021 तक तमिलनाडु में 78.8 मिलियन की आबादी के लिए 314 परीक्षण केंद्र थे। उत्तर प्रदेश में 235 मिलियन आबादी के लिए केवल 305 कोविड परीक्षण केंद्र थे, जो स्पष्ट रूप से अपर्याप्त हैं।
शासन में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये सारे इंडेक्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा कि दक्षिण के राज्य काफ़ी अच्छा उभर कर सामने आते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेज हैं जिसको आपको ध्यान में रखना, क्या दिक्कतें आ रही है ये भी आपको समझना पड़ेगा। अब जरा हम लोग यूरोपियन यूनियन के कार्बन टैक्स को समझ लेते हैं, फिर वीडियो को एंड कर। यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा कर है क्या और इसको लेकर विवाद है क्या। यूरोपियन यूनियन जो कि एक इरेलेवेंट बॉडी हो गया है, क्यों हो गया है, क्योंकि ब्रिटेन जैसा बड़ा देश इससे एग्जिट कर गया। आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूँ आज ही, ये यूरोपियन यूनियन भी ख़त्म हो जाएगा, इसको भी निपटाएगा ट्रंप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं दुनिया के साथ, अलग ही रीति पर चलते हैं। अब इन्होंने बोला कि कोई भी कंपनी दुनिया के, भारत में हो, इंग्लैंड में हो या फिर अमेरिका में हो, अगर उसने अपने यहाँ पर उत्पादन करने में कार्बन का उत्सर्जन किया है तो हम उसके प्रोडक्ट पर कार्बन टैक्स लगा देंगे। अब ये क्या मतलब हुआ भाई, आपके पास में बिना कार्बन को उत्सर्जित किए हुए अगर प्रोडक्ट के उत्पादन की तकनीक आ गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं तो भारत के पास आ गया, पाकिस्तान के पास आ गया, बांग्लादेश के पास आ गया, तो इससे तो विकासशील देशों को नुकसान हो जाएगा। हम आप पर अमीरी होने का टैक्स लगा दे तो मान लीजिए भारत बोले कि यूरोप के देश अमीर हैं, उन पर हम अमीरी टैक्स लगाते हैं 20% का, तो ये क्या हो जाएगा, ये टिट फॉर टैट का हो जाएगा। तो इसी मुद्दा को लेकर एफटीए जो अभी चल रहा है, जो कि एफटीए भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सरप्लस में रहता है हमारा व्यापार, हम यूरोप को ज़्यादा बेचते हैं, खरीदते कम है उससे। ओके, सीबीएम यूरोपीय संघ के फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का अवयव है, जिसमें 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% की कमी करना है। यानी कि अगर 1990 में अगर 100 टन कार्बन का उत्सर्जन हो रहा था, तभी कितना होना है, 45 टन ही होना है, 55% लगभग में कम कर देना है। यह नीति यूरोपीय संघ में आयातित विशिष्ट वस्तु उत्पादन से जुड़े कार्बन उत्सर्जन पर उचित मूल्य अधिरोपित करेगी। सीबीएम का पर्यावरण उद्देश्य क्या है, सीबीएम यूरोपीय संघ के बाहर स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने की इच्छा रखता है ताकि कार्बन लीकेज को हतोत्साहित किया जा सके। यह प्रवृत्ति देखी गई कार्बन गहन गतिविधियां कमजोर पर्यावरणीय मानक वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाती हैं। जब कोई देश हाई टेक्नोलॉजी को लेकर या कार्बन को लेकर अत्यधिक कठोर कानून बनाता है तो वो कंपनियां क्या करती हैं, ऐसे देश जहां पर पर्यावरण को लेकर कठोर कानून नहीं है वहां पर चली जाती है और वहां से सामान बना करके क्या करती हैं तो दूसरे देशों में भेजती है। लेकिन विश्व तो एक ही है, अगर हवा खराब होगा तो सभी जगहों का होगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो पूरे पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन्होंने ये लगाया था, क्या लगाया था कि कार्बन टैक्स कहीं पर भी उत्पादित हो, अगर आपने उत्पादन के दौरान कार्बन का उत्सर्जन किया है तो हम आप पर टैक्स लगाएंगे। यूरोपीय संघ का लक्ष्य कार्बन मूल्य निर्धारण को आयात पर भी लागू करना है, कठोर जलवायु नीति के वैश्विक अनुपालन को बढ़ावा देना है और अपनी सीमाओं से परे उत्पादन प्रक्रिया के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है कि उनकी सीमा से बाहर भी कोई देश अगर उत्पादित कर रहा है कार्बन, अगर वो सामान यूरोप में बेचना चाहता है तो उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, देश हतोत्साहित होंगे, वो कंपनियां हतोत्साहित होंगी और कोशिश करेंगी कि बिना कार्बन उत्सर्जन वाले तकनीक को अपनाया जाए। लेकिन ये तकनीक तो यूरोपियन देशों के पास भी है, लेकिन फिर वो उनसे जाएंगे तकनीक खरीदने, फिर वो उनसे पैसा लेंगे भर के। यही है इसका मोटिव गुरु। सीबीएम यूरोपीय ग्रीन डील, सीबीएम यूरोपीय ग्रीन डील का एक घटक है जिसे गैर ईयू देशों कार्बन घन उद्योगों पर आयात शुल्क लगाकर कार्बन लीकेज को रोकने, प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। कवरेज और लक्षित रथ, सीबीएम विशेष रूप से सीमेंट, लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम, उर्वरक और बिजली और हाइड्रोजन का आयात को लक्षित करेगा। इन सारे उद्योग में भारत को महारत हासिल है। इस्पात में, लोहा में, सीमेंट में, एल्यूमिनियम, उर्वरक में अपनी एक पहचान है गुरु। अगर इन सभी पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा तो हमारा नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इन वस्तुओं को कार्बन मूल्य निर्धारण उपाय का सामना करना पड़ेगा यदि उनके मूल देश में यूरोपीय संघ की तुलना में कम कठोर जलवायु नीतियाँ कार्यान्वित है। तो ईयू में जो जलवायु नीति है, अगर भारत में इससे कमज़ोर जलवायु नीति है तो भारत की जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी पर कार्बन टैक्स लगा दिया जाएगा। यही यहाँ पर कहा गया है। बाजार तंत्र और कार्बन प्रमाण पत्र, सीबीएम के तहत कार्बन प्रमाण पत्र, कार्बन सर्टिफिकेट का मूल्य निर्धारण यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ईटीएस के दरों के अनुरूप ही होगा। यह बाजार आधारित प्रणाली यूरोपीय संघ के भीतर औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करती है। आयात को कार्बन लागत को प्रतिबिंबित करने के लिए कीमतों पर यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन से जिस पर लिखा होगा कि आपकी जो कंपनी है ये कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम करती है, इसको कार्बन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगर आपने इस प्रकार सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया तभी जाके आपके ऊपर नहीं लगेगा, अगर नहीं किया है तो आपके ऊपर भारी भरकम सा कार्बन टैक्स लगाया जाएगा।
CBM के कार्यान्वयन से जुड़े प्रमुख चुनौतियां क्या है? यूरोपीय संघ के प्रस्ताव पर बेसिक देशों का विरोध है। जो बेसिक देश यानी कि ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन, इनको बेसिक कहा जाता है। इन्होंने विरोध किया है कि ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारे यहाँ तो कोई और कानून है। ये तो हो गया कि आप अपने कानून के पूरी दुनिया पर थोपना चाहते हो। आप अपने जो आपका काम करने का तरीका है उसको पूरी दुनिया पर थोपना चाहते हो। वैश्विक सहमति का अभाव है। रियो घोषणा का अनुच्छेद 12 में उल्लिखित वैश्विक सर्वसम्मति का आलोक में यूरोपीय संघ के ऐसे सार्वभौमिक वैश्विक पर्यावरण मानक की इच्छा को आलोचना का सामना करना पड़ा है। यह अनुच्छेद इस बात पर बल देता है कि विकसित देशों पर लागू मानकों को विकासशील देशों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। भाई साहब, आपकी GDP बहुत ही ज़्यादा है, आपका आबादी जो है बहुत ही कम है, आबादी बहुत ही कम है, आपके पास तकनीक बहुत ही शानदार है, क्योंकि आप तो बहुत पहले से अमीर देश हैं। विकासशील देश तो अभी अमीर हो ही रहे हैं, अभी तकनीक सीख ही रहे हैं, अभी कंपनियां बना ही रहे हैं, उनका GDP तो अभी ग्रोइंग ही है। तो ऐसे में उन पर इस प्रकार के टैक्स लगाया जाना बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, तो दुर्भावनापूर्ण होगा। और ये कहीं ना कहीं संरक्षणवाद की नीति है। प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप अपने मार्केट को, क्योंकि बाहर के मार्केट से आप कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की नीतियों को अपना रहे हैं। इसको समझिएगा। ये हो सकता है प्रीलिम एग्जाम में पूछ ले या मेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सके, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आज का वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। जल्द ही अगले वीडियो में आपको आगे की चीज़ें पढ़ा दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।